इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेंटर की जो रिलेशन है स्टेट्स के साथ, उनको हम डिस्कस करेंगे। रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं। सेंटर स्टेट जो रिलेशंस दिए गए हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन जो दिए गए हैं वो आर्टिकल 245 से 255 दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव दिए गए हैं 256 से 263, फाइनेंशियल रिलेशन दिए गए हैं 268 से 293, ठीक है, 293। The Indian Constitution follows the Canadian precedent, opted for a strong union या सेंटर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो फीचर है, ठीक है, वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर के लिए। जो आर्टिकल 253 है पार्लियामेंट का, वो क्या करता है, उसके पास पावर है टू मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड कन्वेंशन। तो कौन सा आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 253, जो पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, या तो पूरे कंट्री के लिए बना सकती है या भारत की कोई टेरिटरी के लिए लॉ बना सकती है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, या ट्रीटीज होती हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज या कन्वेंशन होते हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ बना सकती है पार्लियामेंट, ठीक है। 253, ये याद रखना इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कनाडा से हमने ये लिया है, जो सेंटर स्टेट जो रिलेशंस अच्छे करने हैं, ठीक है, वो कैनेडियन प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑप्टिंग फॉर ए स्ट्रॉन्ग यूनियन और सेंटर, ये जो रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये कनाडा से हमने लिए। इसमें आर्टिकल हमने देख लिए 245 से 255 लेजिस्लेटिव हो जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, ठीक है, और 256 से 263 फाइनेंशियल रिलेशन, 268 से 293 के बीच में। हम बात करते हैं अंडर आर्टिकल 246 ऑल सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। आर्टिकल 246 में क्या है, आर्टिकल 246 में ये कह रहा है कि जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में डिवाइड किए गए हैं आर्टिकल 246 के अंतर्गत ही। स्टेट लेजिस्लेचर है, वो क्या कर सकता है, वो कैन पास बिल, ठीक है, regarding the imposition of reasonable restriction on the freedom of trade, commerce, intercourse within the state in public interest with previous consent of president। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर है, मान लो, तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या करती है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, कि मान लो कोई कारण है और फ्रीडम हमें कर्व करनी पड़ रही है ट्रेड और कॉमर्स के लिए या इंटरकोर्स के लिए, स्टेट की जो पब्लिक इंटरेस्ट में स्टेट की जो दायरा है उसके अंतर्गत, लेकिन उसको प्रेसिडेंट से पहले उसकी अप्रूवल लेना पड़ेगा या कंसेंट लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की। अब आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसको हम आर्टिकल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे जैसा कि इसमें दिया है। देखो, चैप्टर जो 9 है, चैप्टर जो 11 है, चैप्टर 1 पार्ट 11 चैप्टर 1 आर्टिकल 245 से 255, हम इसमें जल्दी से आर्टिकल देख लेते हैं। 245, 46, 47, 248, 249, 250, 51, ठीक है, 51, 52, 53, 254, ठीक है, 254, 255, 255 तक दिए गए, हम जल्दी से देख लेते हैं। मैं हाईलाइट इसलिए करता हूँ कि आपके कहीं ना कहीं माइंड में वो बना रहे चीजें, आपको रिटेन हो सके एग्जाम टाइम में। हम देख लेते हैं कि 245 में क्या दिया है, एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ठीक है। 240 में सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, दोनों के द्वारा बनाए हुए सब्जेक्ट मैटर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। 245 में सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए, ठीक है, लॉज, एक्सटेंड ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, इसमें एक्सटेंड दिया है।
इसमें सब्जेक्ट मैटर दिया 246 में। इसमें 247 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोर्ट, ठीक है, पार्लियामेंट एडिशनल कोर्ट को एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। रेसिडरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन 248 में, ये किसके पास, पार्लियामेंट के पास रहती है। 249 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन दी स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कौन मैटर बना, लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन ऑपरेशन, ये आर्टिकल 250 कहता है। 250 क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी, वो किसी भी स्टेट सब्जेक्ट पर लेजिस्लेट कर सकता है, क्योंकि इमरजेंसी लगी। तो इमरजेंसी का केस किस में आ रहा है, 250 में आ रहा है, इमरजेंसी केस 250 में। लेकिन सामान्य कंडीशन में ये जो पार्लियामेंट बना रहा है मैटर स्टेट लिस्ट में, तो वो 249 में आ रहा है। 251 की बात कर रहे हैं, लॉज इनकंसिस्टेंट, मतलब inconsistency between laws made by the parliament under article 249 and 250 and laws made by the legislature of the states, ठीक है। अगर इनकंसिस्टेंसी आती है, ठीक है, जो पार्लियामेंट के द्वारा आर्टिकल 249 में और 250 में, या स्टेट के द्वारा कुछ लॉज बनाए गए हैं, तो उसमें इनकंसिस्टेंसी आती, तो वो 251 में दिए गए। 252 में क्या, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 or more स्टेट बाय द कंसेंट एंड अडॉप्टेशन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर। देखो पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के कंसेंट के द्वारा लॉ बना सकता है, लेजिस्लेट कर सकता है, और ये जो लेजिस्लेशन है वो किसी दूसरे के द्वारा, दूसरी स्टेट्स के द्वारा भी इसको अडॉप्ट किया जा सकता है। 253 क्या है, लेजिस्लेशन फॉर प्रोवाइडिंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए वो हमने ऊपर देखा ही था, 253 में भी दिया गया। 254 में क्या दिया है कि इनकंसिस्टेंसी आती है, जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाए गए हैं या लॉ स्टेट के लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो 254 में आता है। 255 में क्या है, रिक्वायरमेंट as to recommend and previous sanction to be regarded as a matter of procedure only, ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें कुछ आर्टिकल ये इम्पोर्टेंट थे, जैसे ये रेसिडरी पावर वाला, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, 248 में कहा गया है, ठीक है। ये पहला आर्टिकल इम्पोर्टेंट था कि एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ये बस 245 है, ठीक है। 252-53 ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट वाला, ये इंपॉर्टेंट है लॉज, ठीक है। रिक्वायरमेंट ये 55 वाला, छोड़ो उसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें और क्या दिया है। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर लॉ एंड स्टेट लॉ ऑन ए सब्जेक्ट ऑन कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स except when the state law has been reserved for president's consent or received his consent। देखो सीधी बात है, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आता है दोनों के बीच में तो सेंटर की चलती है, लेकिन अगर कोई लॉ बना दिया स्टेट ने और वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए पहले से रिजर्व है, ठीक है, या उसकी कंसेंट मिल चुकी है प्रेसिडेंट की, तो उस केस में स्टेट का प्रिवेल करेगा। इन केस ऑफ एनी ओवरलैपिंग बिटवीन द जुडिक्शन ऑफ यूनियन एंड स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट प्रिवेल्स, बिटवीन कॉन्करेंट एंड स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट प्रिवेल्स। सीधी सी बात है। देखो अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट में, तो यूनियन और स्टेट के बीच इस सब में तो यूनियन का प्रिवेल करेगा, और कॉन्करेंट और स्टेट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो कॉन्करेंट का प्रिवेल करेगा स्टेट के ऊपर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं स्पेशल कंडीशंस क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें है आर्टिकल 249, 250, 252, 356, 353।
अब इसमें देखते हैं क्या क्या। इफ राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन, राज्यसभा ने अगर कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया और वो 2/3 से अगर उसको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग नेशनल इंटरेस्ट में, तो पार्लियामेंट क्या करता है, लॉ बनाता है सब्जेक्ट जो कि स्टेट लिस्ट में है। कौन कह रहा है, ये 249 बोल रहा है, ठीक है। ये जो रिजोल्यूशन है वो कब तक फोर्स में रहेगा, 1 साल के लिए फोर्स में रहता है। राज्यसभा क्या कर सकता है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कोई भी नेशनल इंटरेस्ट में लॉ बना सकता है। अगर रेजोल्यूशन पास करता है तो पार्लियामेंट उस पर लॉ बनेगा। राज्यसभा ने कोई रेजोल्यूशन लाया, 2/3 से वो पास हो गया नेशनल इंटरेस्ट में, पार्लियामेंट को लॉ बनाना पड़ेगा, वो 1 साल के लिए रहता है। हालांकि उसको रिन्यू किया जा सकता है कितनी बार भी, और जो लॉ है वो फोर्स में रहेगा जब तक कि टिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months आफ्टर रेजोल्यूशन सीज टू बी इन्फोर्स। मतलब रेजोल्यूशन खत्म होने के बाद भी, ठीक है, उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया तो वो 6 महीने तक और रहेगा, टिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months, ठीक है, आफ्टर रेजोल्यूशन सीजेस टू बी इन्फोर्स। मतलब किया, मतलब राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास कराया, पास कराकर उसको अगर हटाती है उसके बाद भी 6 महीने तक उसका इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है, वो अप्लाई हो सकेगा लॉ। 250 क्या कहता है, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट, ये देख 250 इसमें क्या कह रहा है, 250 इसमें कह रहा है पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। पार्लियामेंट भी इमरजेंसी के समय बना सकता है, लेजिस्लेट कर सकता है। हाउएवर सच लॉ will cease to exist on the expiration of period of 6 months after the proclamation has ceased to operate। इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी में क्या करता है, जनरली पार्लियामेंट ही लॉ बनाता है, स्टेट सब्जेक्ट पर बना देता है, बना सकता है, उसके पास ये 250 के तहत पावर आर्टिकल। लेकिन इमरजेंसी हटी, ठीक है, तो वो 6 महीने तक ही चलेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा लॉ। पार्लियामेंट कैन 252 क्या कह रहा है, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है, इफ legislature of 2 or more states adopts a resolution that it is lawful of the parliament to make law on any subject applicable to them। तो इसमें ये कह रहा है 252 की पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट सब्जेक्ट पर अगर 2 या 2 से अधिक स्टेट्स एक रेजोल्यूशन को एडॉप्ट करती हैं और कहती हैं पार्लियामेंट से कि आप दोनों स्टेट्स मिलकर कि आप किसी भी स्टेट सब्जेक्ट पर लॉ बनाइए जो दोनों के लिए सही हो। पार्लियामेंट 253 क्या कहता है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ for whole or any part of the territory for implementing any treaty, international agreement or convention with any other country। इंटरनेशनल कन्वेंशन के केस में या इंटरनेशनल एग्रीमेंट के केस में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, कोई भी स्टेट लॉ नहीं बनाती है, पार्लियामेंट लॉ बनाता है। याद रखना 253 याद कर लो इसको। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी, इंटरनेशनल एग्रीमेंट और कन्वेंशन विद एनी अदर कंट्री। 356 में द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो ऑथराइज द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो ऑथराइज द पार्लियामेंट, ठीक है, ऑल सच लॉज रिमेन इन फोर्स इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल एंड्स। अगर 356 में क्या करता है, प्रेसिडेंट ने ऑथराइज कर दिया पार्लियामेंट को, ठीक है, टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जब इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगा तो सारे लॉ वो फोर्स में रहेंगे प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद भी। दो सच लॉ कैन बी अमेंडेड और रिपीटेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर आफ्टर प्रेसिडेंट रूल। तो फिर जब स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट रूल हट जाएगा तो स्टेट लेजिस्लेचर उस रूल को अमेंड करती, रिमूव कर जो कुछ करती तभी वो हटेगा, लेकिन अपने आप नहीं हटेगा। ये कहा गया 356 में। 356 में 253 में क्या गया, इंटरनेशनल एग्रीमेंट का हो गया। 252 क्या हो गया, पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट सब्जेक्ट पर, दो या दो से अधिक स्टेट उससे कहती हैं। 250 में क्या हो गया, पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर सब्जेक्ट
पर बना सकता है, ठीक है, लॉ बना सकता है अगर इमरजेंसी लगी है तो, ठीक है। और इमरजेंसी हटने के बाद 6 महीने तक उसका इम्पैक्ट रहता है लॉ का। और 249 में क्या कहा गया कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक बिल पास, रिजोल्यूशन पास करेगा नेशनल इंटरेस्ट में, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, वो लॉ 1 साल तक रहेगा। अगर फोर्स में कब तक रहेगा, जो रिजोल्यूशन है उसका अगर टाइम पीरियड एक्सपायर हो रहा है तो उस एक्सपायरी के 6 महीने बाद तक भी उस लॉ का इन्फोर्स रहेगा वो लॉ। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, हम बात कर लेते हैं इसमें चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 2 की बात करेंगे, पार्ट 11, चैप्टर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, 256 से 263 के बीच में ये दिए गए, ठीक है, 256 से 253 के बीच में ये दिए गए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसमें आर्टिकल्स देख लेते हैं। 256 में क्या दिया गया है, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन। 257 में क्या दिया गया है, कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर द स्टेट इन सर्टेन केसेस। 258 में क्या दिया गया है, पावर ऑफ यूनियन टू कंफर्म पावर ऑन स्टेट्स इन सर्टेन केसेस। 258 ए में पावर ऑफ स्टेट टू एंट्रस्ट फंक्शन टू यूनियन। तो इसमें 258 इंपॉर्टेंट है ये अलग से, ठीक है, 258 ए। तो इसमें पावर स्टेट्स के पावर होगी, वो यूनियन को कुछ फंक्शन एंट्रस्ट कर सकती है कि आप ये फंक्शन एग्जीक्यूट करो। अब बात करते हैं 260। 260 में क्या है, 260 में क्या है, jurisdiction ऑफ द यूनियन इन रिलेशन टू टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। मतलब इंडिया के बाहर अगर कोई टेरिटरी है, ठीक है, तो यूनियन का jurisdiction रहेगा, ठीक है। 261 में क्या कहा गया, पब्लिक एक्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग उसके बारे में बताया। 262 में क्या गया है, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। 262, ठीक है, 262 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 262, ठीक है, और 263, 262। इसमें क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल में क्या होता है, इसका जो हेड होता है, हेड कौन होता है, वो पीएम होता है। इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। हेड कौन हो गया, पीएम हो गया। अपॉइंट किससे की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे आर्टिकल 355 और 365 के बारे में, ठीक है। अब 7th शेड्यूल के बारे में पहले बात करते हैं। 7th शेड्यूल में क्या क्या दिया है। 7th शेड्यूल में मेनली 3 लिस्ट दी हैं, ठीक है। इसमें 100 सब्जेक्ट हैं, जो कि पहले 97 सब्जेक्ट हुआ करते थे, ठीक है। पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है इन सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने के लिए। यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे डिफेंस, आर्म्स है, एम्यूनेशंस हो गए, सिटीजनशिप है, रेलवे, बैंकिंग, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टॉक एक्सचेंज, एनी अदर मैटर नॉट मेंशन इन द लिस्ट सेकंड और थर्ड रेसिडरी पावर्स, ठीक है। तो वो यूनियन लिस्ट में आएंगे। जो लिस्ट सेकंड यानी स्टेट लिस्ट और कॉन्ट्रेक्ट लिस्ट में नहीं है, तो वो कहाँ है, यूनियन लिस्ट में, ठीक है। रेसिडरी पावर्स है सेंटर के पास। अब आर्टिकल इसमें क्या है, जो स्टेट लिस्ट है उसमें 61 सब्जेक्ट है, जो कि 66 थे। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज स्टेट अलोन कैन मेक लॉ ओवर द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट।
देखो सामान्य कंडीशन में क्या होता है, स्टेट लॉ बनाती है, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इंक्लूड पुलिस, पब्लिक हेल्थ है, जैसे सैनिटेशन है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुलिस हो गई, पब्लिक हेल्थ हो गई। लैंड रेवेन्यू है, टैक्सेस है, कंजप्शन ऑफ सेल्स और सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, टैक्सेस ऑन लग्जरी है, ये सब स्टेट्स वसूलती है, ठीक है। और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इन पर कानून बनाने की। कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट है, जो पहले 47 थे। बोथ पार्लियामेंट और स्टेट इस पर सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बना सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे कि क्रिमिनल लॉ है, मैरिज है, डाइवोर्स है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स, फॉरेस्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग है, यूनियन ट्रेड यूनियन है, ये सब ट्रेड यूनियन ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग है, ये भी कॉन्करेंट में आएगा। वाइल्ड लाइफ है, तो वाइल्ड लाइफ एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमें याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ किस में आएगा, तो ये कॉन्करेंट में आएगा। एनिमल है या फॉरेस्ट है, इकोनॉमिक है, सोशल प्लानिंग है, यूनियन ट्रेड है, ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे अपने कॉन्करेंट लिस्ट में। अब हम कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। यूनियन ने कुछ स्टेट्स को डायरेक्टिव्स दिए, वो क्या क्या है देख लेते हैं। जैसे टू मेंटेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, लाइक रेलवेज है, पोर्ट्स हैं, तो उनका मेंटेनेंस कौन करता है, मेंटेन कौन करता है, स्टेट्स को ये डायरेक्टिव दिए गए कि आपको करना। टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन द स्टेट्स, देखो जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनका वेलफेयर ध्यान रखने का स्टेट की जिम्मेदारी। टू सिक्योर इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेट ऑफ एजुकेशन, मदर टंग में ही हमें प्राइमरी स्टेज जो एजुकेशन की वहां पर इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए मदर टंग में। टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ स्टेट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो ये भी डायरेक्टिव दिए गए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ कंप्लायंस वो करें, इंश्योर करें। टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, हिंदी का डेवलपमेंट करें, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के साथ कंप्लायंस करें, या मदर टंग में प्राइमरी स्टेज जो एजुकेशन स्टेज है वहां पर सिक्योर करें इंस्ट्रक्शन को। टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब स्टेट्स में, और कम्युनिकेशन जो नेशनल इंपॉर्टेंस रेलवे पोर्ट्स हैं, तो ये सब स्टेट की जिम्मेदारी रहती है, ठीक है। थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, देखो हमने देखा था ये 263 याद रखना, इंटर स्टेट काउंसिल 262 भी याद रखना, ये जो वाटर डिस्प्यूट है वो दिया गया इसमें। कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं आर्टिकल 355 और 356 के बीच में, ठीक है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल एग्रेशन, ये इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी, ठीक है, अगर यूनियन की ड्यूटी होती है कि एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस के केस में वो इमरजेंसी इंपोज कर सके, ठीक है, प्रोटेक्ट करना होता है स्टेट्स की, ठीक है। इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट इज कैरिड अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी जिम्मेदारी रहती है किसकी, ये यूनियन की जिम्मेदारी रहती है कि स्टेट्स के जो प्रोविजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के अकॉर्डिंग चलने चाहिए। इफ स्टेट्स 365 कहता है, इफ स्टेट्स फेल्स टू कंप्लाई विद or to give effect to any direction given by the union, the president can hold the opinion that the governor of the state is not carried governance of the state is not carried in accordance with the provision of article constitution। तो 365 ये कहता है, ठीक है, 365 में ये कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोई स्टेट की गवर्नेंस नहीं चल रहा है तो वहां पर इमरजेंसी लगे, ठीक है, तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगता है, यही डिफरेंस है। आर्टिकल 355 में लगता है नेशनल इमरजेंसी, 356 में लगता है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। तो यूनियन की ड्यूटी होती है कि एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस से बचाना है, प्लस यूनियन इंश्योर करता है, ये ड्यूटी होती है कि प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बेसिक डिफरेंस है। अगर 365 के तहत लगेगी तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा, 355 के अगर तहत
लगती है तो आर्टिकल 352 का इम्पोजिशन होता है, क्योंकि एक्सटर्नल एग्रेशन अगर हो गया इंटरनल डिस्टर्बेंस हो उस केस में। हम बात करते हैं कि सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी टू सिक्योर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी एजुकेशन एंड टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये हमने देख ही लिया, ये तीनों ये जो बातें हैं, एसटी का वेलफेयर का ध्यान रखें, मदर टंग प्राइमरी लेवल को हिंदी को डेवलप करेगी, ठीक है, ये सब ठीक है। ठीक है, हम इसमें देख लेते हैं पार्ट 12। पार्ट 12 में क्या क्या दिया है, ठीक है। पार्ट 12 में देख लेते हैं। पार्ट 12 आर्टिकल 268 से 293 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। देखो आर्टिकल 268 देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 268, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, ठीक है। 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276। मैं इनको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, बार बार इनको पढ़ता हूँ, जिससे आपको रिटेन रह सके कि किस में पार्ट में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल दिए गए और ये मैंने कहाँ सुना है, ठीक है। इसलिए मैं रिपीट करता हूँ, बार बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये मैटर आपको इम्पोर्टेंट लगे ना लगे, लेकिन इससे आप कोई भी क्वेश्चन को निकाल सकते, क्योंकि एग्जाम्स में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता। उसमें ये पूछ लेते हैं कि मतलब एक एस्टिमेट भी आप लगा सकते हो कि ये यहाँ से यहाँ तक है, तो अब जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो अपन को याद रहता है, ठीक है। आर्टिकल 280, 81, 282, 83, 284, 85, 286, 87, 288, ठीक है, 289, 290, 290A, 292, 293, तो 268 से 293 अब आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। 293 हम देखते हैं 268 क्या कहता है, ड्यूटीज लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। ऐसी ड्यूटीज जो लगाई तो यूनियन के द्वारा गई हैं, लेकिन वो स्टेट के द्वारा कलेक्ट और अप्रोप्रिएट की जा रही हैं। दूसरा 269 ये कहता है कि जो टैक्स हैं वो लेवी किए जा रहे हैं और कलेक्ट किए जा रहे हैं यूनियन के द्वारा, लेकिन स्टेट्स को दे दिए जाते हैं। 270 ये कहता है टैक्स लेवी किए जा रहे हैं और स्टेट और यूनियन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। 271 ये कहता है कि सरचार्ज लगाया जा रहा है सर्टेन ड्यूटीज पर और टैक्सेस पर पर्पस ऑफ द यूनियन के लिए। टैक्सेस मतलब यूनियन के टैक्सेस पर्पस के लिए कुछ ड्यूटीज पर सरचार्ज लगाया जा रहा है। 273 ये कहता है ग्रांट इन ल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट जूट प्रोडक्ट्स। 273 क्या कहता है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी जूट पर लगनी चाहिए, उसमें जो ग्रांट दिए जा रहे हैं, ठीक है, जूट प्रोडक्ट्स पर। 274 क्या कहता है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू बिल इफेक्टिंग टैक्सेशन विद द स्टेट्स आर इंटरेस्टेड। प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू बिल इफेक्टिंग टैक्सेशन विद द स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, ठीक है। ग्रांट्स 275 में ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। 276 में क्या कहा गया है कि टैक्सेस ऑन प्रोफेशन ट्रेड कॉलिंग और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो 275 इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 275 इंपॉर्टेंट है और 274 भी इंपॉर्टेंट है कि किसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है, जो टैक्सेशन को अफेक्ट कर रहा है, इन विच द स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, ठीक है। और जूट पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी पर ग्रांट्स हैं, ये सरचार्ज लगाया जा रहा है। सरचार्ज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है कि टैक्स लेवी और डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं सेंट्रल स्टेट। 270 में 269 में क्या है कि टैक्स लेवी और कलेक्ट किए जा रहे हैं यूनियन के द्वारा और स्टेट्स को दे दिए जा रहे हैं। 268 में जो ड्यूटीज हैं वो यूनियन के द्वारा लगाई जा रही हैं और कलेक्ट और अप्रोप्रिएट कराई जा रही हैं स्टेट के द्वारा। अब आर्टिकल 277 सेविंग है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। 277 में सेविंग है, 279 में कैलकुलेशन है नेट प्रोसीड्स का, 280 में फाइनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 280 में फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, 280 में फाइनेंस कमीशन है।
ठीक है। 280 में फाइनेंस कमीशन है, और रिकमेंडेशन फाइनेंस 281 में, 282 में एक्सपेंडिचर डिफरेबल बाय द यूनियन और स्टेट्स आउट ऑफ इट्स रेवेन्यू, ठीक है। 283 में कस्टडी है ऑफ द कंसोलिडेट फंड, कंटिजेंसी फंड और मनी क्रेडिट टू द पब्लिक अकाउंट, तो ये 283 में कस्टडी दी गई है। 284 में कस्टडी ऑफ सूटर्स डिपॉजिट एंड अदर मनी रिसीव्ड बाय पब्लिक ग्रांट्स और कोर्ट। 285 में क्या है, एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन। देखो यूनियन की प्रॉपर्टी है तो स्टेट टैक्सेशन से उसको बाहर रखा गया है, ठीक है। इसमें 280 फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है, इसकी रिकमेंडेशन 281 में इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट 279 है, सेविंग्स 277 है। 286 में क्या है, 286 में क्या बताया गया है, रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एज टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस ऑन द सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। एग्जेम्पशन फ्रॉम द टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, से टैक्स नहीं लगेगा इलेक्ट्रिसिटी, 287 कहता है। एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन बाय द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, इन सर्टेन केसेस में वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स नहीं लगेगा कुछ कंडीशंस में। एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ स्टेट फ्रॉम द यूनियन टैक्सेशन, ठीक है। एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ स्टेट फ्रॉम यूनियन टैक्सेशन से, ठीक है, ये भी बाहर रखे जाएंगे। एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्सपेंस ऑफ पेंशन, एनुअल पेमेंट टू सर्टेन डिवोशन फंड्स, बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग 292, ठीक है, और स्टेट्स की बोरोइंग 293, बोरोइंग ऑफ द स्टेट, बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 292 बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 293 बोरोइंग बाय द स्टेट्स। अब हम जीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इसमें हमने देख ली, ज्यादा में पढ़ने की आवश्यकता इसमें ये है कि ये जो मैंने आर्टिकल आपको टिक किए हैं ये आप पढ़िए, ठीक है। और ये एग्जेम्पशन ऑफ टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट है 268 में क्या दिया गया है कि टैक्स लेवी जो है यूनियन के द्वारा है लेकिन अप्रोप्रिएट और कलेक्ट किए जा रहे स्टेट के द्वारा। 69 में क्या है, टैक्स लगाया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है यूनियन के द्वारा लेकिन स्टेट्स को दे देते हैं। 70 में क्या है, टैक्स लेवी किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है यूनियन और स्टेट्स में, ठीक है। 273 में क्या है, जो जूट पर और प्रोडक्ट पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी में ग्रांट दी गई है, ठीक है। और ऐसे जो बिल्स हैं जो स्टेट्स के इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हैं उनको प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। 275 मतलब यूनियन को कुछ यूनियन के द्वारा कुछ स्टेट्स को ग्रांट्स दी गई हैं, ठीक है। और 277 सेविंग, 79 में नेट प्रॉफिट, 80 में फाइनेंस कमीशन, रिकमेंडेशन 281 में, 285 में एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन फ्रॉम द स्टेट्स, ठीक है। 286 में रेस्ट्रिक्शन एज टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस ऑन सेल्स और परचेज। 287 इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी में एग्जेम्पशन है। 292 जो है बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 293 बोरोइंग बाय द स्टेट्स। हम बात कर लेते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी, ठीक है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 का जो है उसने paved the way for the government to reconstruct the permanently distributed indirect law regime into a unified tax structure through the goods and services। 101 संविधान संशोधन जो हुआ 2016 में उसने क्या किया, गवर्नमेंट की जो इनडायरेक्ट टैक्स था वो काफी डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसको यूनिफाई कर दिया गुड्स और सर्विस टैक्स की वजह से। GST involves a huge financial interest of central and states and the distribution between the revenue between them. Such a tax reforms needed suitable amendment of the constitution, और suitable amendment भी हुआ है इसमें हमने देखा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, क्या इफेक्ट रहता है, ठीक है। सॉरी।
इमरजेंसी अगर आर्टिकल 352 में लगा या प्रेसिडेंट रूल लगा या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी तो उस केस में क्या क्या होता है देख लेते हैं हम। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करता है कि मॉडिफाई करता है, प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो क्या है, इमरजेंसी में क्या करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको मॉडिफाई कर सकता है, रेवेन्यू को सेंटर और स्टेट की, सेंटर में ज्यादा रख ले, जरूरत पड़ती है पैसे की इमरजेंसी में, युद्ध चल रहा है, उस केस में प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द डिवीजन ऑफ टैक्सेस ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स को जो अनुदान मिल रहा है, ग्रांट्स मिल रहा है, उसको सस्पेंड कर सकता है, डिवीजन ऑफ टैक्सेस को भी सस्पेंड कर सकता है इमरजेंसी केस में। सच मॉडिफिकेशन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द इमरजेंसी सीज। जब भी इमरजेंसी खत्म होती है तो उसी फाइनेंशियल ईयर में ये खत्म हो जाती है। प्रेसिडेंट रूल में पार्लियामेंट पासेज द स्टेट, स्टेट का बजट ही पार्लियामेंट पास करता है प्रेसिडेंट रूल में। यूनियन कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट, फाइनेंशियल इमरजेंसी में डायरेक्शन देती है स्टेट्स को, टू ऑब्जर्व कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, टू रिड्यूस द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द अलाउंस ऑफ ऑल द पीपल सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग हाई कोर्ट जजेस। देखो, तो इसमें क्या होता है, सैलरी कम कर देती है यूनियन गवर्नमेंट, सैलरीज है, अलाउंस है ऑफ द पीपल सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स की, जिसमें हाई कोर्ट की जज भी आते हैं। ठीक है, to reserve and for consideration of president all the money and financial bill by the governor after they are passed by the legislature of the state। तो इस केस में भी प्रेसिडेंट क्या करता है, रिजर्व कर लेता है। तो प्रेसिडेंट के लिए सारे फाइनेंशियल बिल रिजर्व करने पड़ते हैं गवर्नर के द्वारा। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं सेंटर स्टेट से रिलेटेड जो कमिटीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राजा राजमन्नार कमेटी है, 1969 में डॉक्टर पीवी मर्रान इसके हेड थे। सरकारिया कमीशन है, ये रंजीत सिंह सरकारिया थी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है 1996 में मुरारजी देसाई। शीतलवड़ कमीशन 1996 एमसी शीतलवड़। पंची कमीशन 2007 में मदन पंची के द्वारा। तो राजा मन्नार कमेटी बनी 1969 में, जिसके जो हेड थे पीवी मन्नार थे। सरकारिया कमीशन 1983 में रंजीत सिंह सरकारिया के द्वारा बनी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1996 मुरारजी देसाई। शीतलवाड़ कमेटी 1996 में एमसी शीतलवाड़ के द्वारा। पंची कमीशन 2007 में मदन मोहन पंची के द्वारा। अब मेजर स्टेट्स देख लेते हैं, इसमें 100 सब्जेक्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दिए गए हैं, तीनों को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। यूनियन में 100 है, स्टेट में 61 है, कॉन्करेंट में 52 है। सबसे पहले यूनियन में देखते हैं कौन कौन से। देखो, नेवल डिफेंस, नेवल मिलिट्री, एयरफोर्स है, आर्म्स फायर आर्म्स है, एम्यूशन है, एक्सप्लोसिव है, एटॉमिक एनर्जी और मिनरल्स है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन प्रिवेंटिव डिटेंशन है, फॉरेन अफेयर है। ठीक है, यूएनओ है। ठीक है, सिटीजनशिप, नेशनलाइजेशन, एलियंस, रेलवे है, पिलग्रिमेज इन प्लेसेस आउटसाइड इंडिया के बाहर पिलग्रिमेज उससे वो भी उसके रिस्पेक्ट में। शिपिंग एंड नेविगेशन ऑन इनलैंड वाटरवे, पोस्ट टेलीग्राफ है, करेंसी कॉइनेज, लीगल टेंडर है, इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज है, फ्यूचर मार्केट है, सेंसस है, सर्वे ऑफ इंडिया है, कोऑपरेशन टैक्स है, इंटर स्टेट माइग्रेशन है, कोऑपरेटिव टैक्स है, इंटर स्टेट माइग्रेशन है। ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज और फ्यूचर मार्केट, ये सब यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। अब हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट आते हैं वर्तमान में। पुलिस ऑर्डर है, ठीक है, पुलिस ऑर्डर है, और ठीक है, पुलिस ऑर्डर है, लोकल सेल गवर्नमेंट है, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन है, पिलग्रिमेज इनसाइड इंडिया है, फिशरीज बाहर के लिए यूनियन का है, पिलग्रिमेज इंडिया के लिए स्टेट का है, फिशरीज है, लाइब्रेरी म्यूजियम है, मार्केट फेयर्स है, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल डिजीज एंड वेटनरी ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर इनकम है, बैटिंग गैम्बलिंग है, रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, लैंड रेवेन्यू, टैक्सेस ऑन लैंड बिल्डिंग, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेस ऑन कंजप्शन एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, फिर टूल्स हो गए, कैपिटेशन टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स, गैस और गैस वर्क्स। ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, गैस एंड गैस वर्क्स, टैक्स ऑन लग्जरी, ये सब यूनियन के हो गए, स्टेट के हो गए 61 सब्जेक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट है उनके आउट ऑफ 61 से। और कॉन्करेंट में आ जाएंगे, कॉन्करेंट में देख लेते हैं कौन कौन से हैं।
कॉन्करेंट में क्या है, क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर है, मैरिज डाइवोर्स है, ये 52 सब्जेक्ट है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अदर एग्रीकल्चर लैंड है, बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स, फॉरेस्ट है, गुड्स है, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्रिंटिंग प्रेसेस है, इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग है, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग है, ट्रेड यूनियन है, सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस है, ठीक है। एजुकेशन मेन चीज हमें कॉन्करेंट में आता है, लीगल मेडिकल अदर प्रोफेशन कॉन्करेंट में, चैरिटीज और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कॉन्करेंट में आते हैं, प्राइजेज आते हैं, वेट और मेजर्स आते हैं, फैक्ट्रीज हैं, होल्डर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, बॉयलर्स हैं, गुड्स और सर्विस टैक्सेस, तो ये कॉन्करेंट में आता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे जो कंफ्यूजन क्रिएट, जैसे कोऑपरेट एंड टैक्स है तो ये सेंटर में आता है, ठीक है। इंटर स्टेट माइग्रेशन है, ये भी सेंटर में आता है। स्टॉक एक्सचेंज और फ्यूचर मार्केट, ये भी आता है। पोस्ट और टेलीग्राफ, तो रेलवे तो पता ही हमें, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स भी आ जाता है जनरली, ठीक है। करेंसी कॉइनेज और लीगल टेंडर, ये भी जनरली आता है, यूनियन में ही आता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस और स्टॉक एक्सचेंज, ये भी आता है। सेंसस भी तो पता है, सर्वे ऑफ इंडिया भी पता है, ठीक है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स है, ये लैंड रेवेन्यू है, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। लोकल सेल गवर्नमेंट है, पुलिस और पब्लिक है, ठीक है। मार्केट फेयर, ये सब लिस्ट इसके हैं। अब इसमें बात कर ले, जैसे फॉरेस्ट है कॉन्करेंट में, ठीक है। फॉरेस्ट है, एजुकेशन हमारा है, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग, ये कॉन्करेंट का है। न्यूज़पेपर बुक्स और प्रिंटिंग्स, ये भी कॉन्करेंट का है। इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग कॉन्करेंट का है, ठीक है। इसमें जीएसटी कॉन्करेंट का है। वेट और मेजरमेंट कॉन्करेंट, चैरिटीज, ठीक है, ये सब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लोकल सेल गवर्नमेंट, जो हमारा 15 होगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।